यह प्राइसेस दिखा रहा है स्क्रीन पर, एक दो ऐसे काउंटर मिड कैप्स में, लार्ज कैप्स में जो आप पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहें। शैल जी, वो पर्टिकुलर स्टॉक्स तो मैं नहीं बोलूंगा, बट मैं कहूंगा बैंक्स ओवरडन हो गया है। तो चुनिंदा बैंक्स जो हैं, हाई क्वालिटी टॉप एंड के बैंक्स आज देखे जा सकते हैं। मुझे लगता है बहुत ज्यादा ये सेंटिमेंट बिगड़ गया, उसके पीछे कुछ नहीं है ऐसा। अभी ना साइंटिफिक बेसिस है। अब जब डेल्टा भी आया था तब भी लोगों ने कहा था, और डेल्टा फिर सारी कंट्रीज में, चीन तक में पहुंच गया जो बहुत टाइट कंट्रोल रखते हैं। बट विश्व की इकोनॉमी बढ़ती रही, और हमें क्या देखना है, लिक्विडिटी इतनी है, और इससे उम्मीद की क्या किरण निकलती है। एक तो आपने कहा जो तेल की कीमतें कम गई, वो अच्छा है भारत के लिए अगर तेल की कीमत सीमा में रहे। दूसरा जो अहम बात है कि ये फिर एल्बो रूम देता है सेंट्रल बैंक्स को। अब यूरोपियन सेंट्रल बैंक में काफी, स्पेशली जर्मन बैंक बोल रहे थे इन्फ्लेशन बहुत हाई है, अब आप अपना क्यूई बंद करिए। अब लगता नहीं कि वो इतनी जल्दी में रहेंगे। सेम फेड की बैठक है दिसंबर में, अब उनको थोड़ा एल्बो रूम मिल जाता है कि हम देखते हैं कि ये किस तरह आ रहा है, और अभी हम जारी रखते हैं लिक्विडिटी। तो ये मार्केट के लिए बैड न्यूज इज गुड न्यूज हो जाता है। और मैं फिर कहूंगा कि सरकारें सक्षम है, सरकारों को पता है क्या करना है, और वो कंटेन करेंगी। दूसरा, सेंट्रल बैंक्स की प्लेबुक अब तैयार हो गई है शैल जी, उनको पता है कि किस तरह से पैसा छोड़ना है मार्केट में, किस तरह इकोनॉमी को उभारना है। तीसरा, जो बॉन्ड मार्केट आपको आज दिखा रहा है, जो यील्ड्स गिरे हैं, यूएस में भी गिरे हैं, वो स्ट्रेट दर्शा रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि अगर ये आया तो इकोनॉमी में थोड़ा सा घाटा शुरू हो जाएगा, और उसके चलते आपका बॉन्ड मार्केट्स नीचे गिर रहे हैं कि फिर इन्फ्लेशन को टिकना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इन्फ्लेशन जो है सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है, ओवर कंजम्पशन के कारण इन्फ्लेशन है। ये इन्फ्लेशन इस कारणवश नहीं है कि इकोनॉमीज ओवरहीट हो गई हैं, और उसके जो ट्रेडिशनल हम इकोनॉमिक्स में देखते थे, ये सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है। और मैं यही कहता रहा हूं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से ये इन्फ्लेशन काबू में नहीं आती। ये इन्फ्लेशन आएगी काबू में जब ये कैचअप कंजम्पशन रुकेगा। ये जो होड़ मची हुई है रिवेंज कंजम्पशन की, जब ये रुकता है तब ये काबू में आएगी, या बेस इफेक्ट के साथ अगले साल तक ये काबू में आ जाएगी। तो ये जो फेड फंड कर्व आपको दिखा रहा था कि शायद 3 रेट हाइक हो जाएं 2022 में, आज का कर्व देखना अच्छा रहेगा। आज तो खैर वॉल्यूम्स बहुत कम रहेंगी, मंडे को देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि 2020 में एक से ज्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक आएगी इस माहौल में। तो ये हमें जरूर देखना है। यूएस कंज्यूमर बुलंद है, ग्लोबल कंज्यूमर अच्छा कर रहा है, लिक्विडिटी बिल्कुल चल रही है। ये जो है रिस्क ऑफ, एक सेंटिमेंटल रिस्क ऑफ आज आया है, कॉन्सेंट्रेटेड आया है, और पूरा ग्लोबल स्केल पे आया है। तो इसलिए थोड़ा सा ये भय क्रिएट करता है जरूर, बट आप अपने एलोकेशन पे बैठे रहिए। और अगर क्वालिटी स्टॉक आज कुछ दिख रहा है और आपका एलोकेशन कम है, तो आज अच्छा, इट्स एज गुड एज टाइम। कुछ भी दिनों में आज भी अच्छा दिन है कुछ निबल करने का। और ये देखना पड़ेगा यूएस बायर जब लौट के आते हैं मंडे को, किस तरह के मार्केट रहते हैं। मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक ही हूं कि ये ओवरडन हो गया, आज इतना खराब सिचुएशन नहीं है। बाकी साइंटिफिकली तो 2-3 हफ्ते में ही पता लगेगा कि कितना डरना है इस वेरिएंट से। ओके अजय सर, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। तो बैंक्स में निबलिंग करी जा सकती है, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स जो पसंद आ रहे थे, पोर्टफोलियो में एक्सपोजर कम था उन स्टॉक्स में, तो आज थोड़ी सी निबलिंग करने का दिन हो सकता है। अच्छे अजय सर अभी भी बुलिश ही हैं, लिक्विडिटी फ्लोज अच्छे रहेंगे, फंडामेंटल्स मजबूत हैं, और शायद जो डर है फेड के अगले मूव का, अगले 12 महीने में 3 बार, ऐसा ना हुआ, ऐसा नहीं हुआ तो उभरते बाजारों के लिए, इसमें से अगर मूव्स 1 या 2 ही रहे तो उभरते बाजारों के लिए उतनी अच्छी खबर होती हुई नजर आएगी, उतनी लिक्विडिटी कर्टेलमेंट कम हो रहा होगा। ठीक बात। लेकिन 17,150 के जोन्स पर 2-2.25% की कमजोरी के साथ भारतीय बाजार ट्रेड कर रहे हैं। क्विकली जरा कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पे बातचीत कर ली जाए सबसे, उसके बाद अगले हफ्ते के ट्रिगर्स पे भी बातचीत होगी। जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को दोनों स्क्रीन पर लेकर आइएगा। अच्छी खासी कमजोरी, 5 से 6% का दबाव है।
इन स्टॉक्स में टाटा स्टील 2 से जरूर थोड़ा सा रिकवर हुआ, लेकिन इन दोनों में अभी भी प्रेशर बना हुआ है। मानस, इन दोनों में से कुछ अच्छा खरीदारी करना है, कुछ भी माना है क्या मानस आज? वैसे मैं पूछूं, फायदा नहीं होगा फिर? नहीं, खरीदारी कर सकते हैं, बिल्कुल करनी चाहिए। और फार्मा में जिस तरह की स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, आप उस स्पेस में बिल्कुल जाके खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन मेटल में अभी भी दूर रहना बेहतर रहेगा। मैं समझता हूँ कि शायद मेटल में गिरावट अभी और बढ़ेगी। देखिए 200 दिनों का मूविंग एवरेज टाटा स्टील का ब्रेक करना अच्छा इंडिकेशन नहीं है। हिंडाल्को का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रीच करना अच्छा संकेत नहीं है। सेल भी मेरे ख्याल से 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे गया है। जिंदल स्टील भी 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे गया है। तो मेटल में तो बिल्कुल दूरी रखनी है, लेकिन फार्मा स्टॉक में बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। चलिए, ये रणनीति आपके सामने हिंडाल्को पर बारस जायसवाल साहब बताते हुए दिख रहे हैं। डायरेक्टर साहब, ऐसा करते हैं, एक बार स्क्रीन पर पूरा बाजार ले आते हैं और फिर हमारी जो टेक्निकल पैनल है उनसे जुड़ते हैं। दिखाइए एडवांस डिक्लाइन रेशियोज, दिखाइए निफ्टी, बैंक निफ्टी, जहां पर आपको कुछ लोअर लेवल्स पर सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी बैंक अब आपके सामने 36,301, अभी भी 1000 अंक का कट। निफ्टी 50 आपके सामने कुछ समय पहले 400-410 अंक नीचे था, अब 383 अंक नीचे, 17,150। निफ्टी मिड कैप में अभी भी परेशानी जारी, फिलहाल आपके सामने 733 अंक का लाल निशान है, 30,193। कई फार्मा स्टॉक्स हैं जहां पर आपको परेशानी दिख रही है, और ये हमारा शानदार हीट मैप आपके लिए आशीष जी। यहां पर आप देखिए फार्मा और कुछ आपको काउंटर्स मदद करते हुए दिख रहे हैं। एशियन पेंट्स पर खासा नजर रखिए, जो 5% कट आपने क्रूड में आता हुआ देखा है, वो इस काउंटर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बाकी हर तरफ लाल निशान। सबसे ज्यादा ग्लोबल मेटल्स में आपको पिटाई होती हुई दिख रही है। देखिए JSW स्टील, हिंडाल्को और टाटा स्टील भी आपको यहीं कहीं दिखेगा। देखिए 1124 के आसपास 4% नीचे। और आपको परेशानी आती हुई दिख रही है बैंक्स में। ICICI बैंक, HDFC, SBI, कोटक सब निचले स्तर पर आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे। तो ये सूरत हाल फिलहाल आपके सामने बाजार का है। डिवीज 5027, सिप्ला 7% ऊपर, डॉक्टर रेड्डीज में 4% की चहक, TCS हरे निशान में आता हुआ, एशियन पेंट्स और नेस्ले पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त काउंटर है, कम से कम प्राइस में, तो यहाँ पर वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं होता। डायरेक्टर साहब, अब दिखाइए एडवांस डिक्लाइन रेशियोज, देखते हैं कितना चल रहा है। क्या अगला 1 घंटा सबसे बुरा सेल ऑफ आपके सामने लाएगा? क्योंकि अब आशीष जी वॉल्यूम बढ़ते हुए आपको दिख रहे हैं। हम लोग समझिए कि जो वॉल्यूम निफ्टी पर मापते हैं वो लगभग 25.5 करोड़ यूनिट होता है, जो कि कल था, और उससे अब हम लोग बढ़ चुके हैं 28 करोड़ यूनिट। तो देखते हैं यहाँ पर क्या सूरत हाल आपके सामने आता हुआ दिखेगा अगले 1 घंटे। चलिए अब अपने पैनल से जुड़ते हैं। आशीष जी, फार्मा के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा आपको। बिल्कुल सही। अब देखिए 17,100 भी खतरे में निफ्टी पर। अजीत मिश्रा साहब, क्या कीजिएगा? शायद जी देखिए, जिस तरीके से क्लोजिंग हो रही है, कॉज 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग है, नीचे निफ्टी क्लोज कर रहा है, बहुत सारे स्टॉक्स आपको दिखेंगे जो कि अपने क्रिटिकल सपोर्ट्स के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे आप अगर ट्रेडर हैं तो लॉन्ग साइड की पोजीशंस को एग्रेसिवली कैरी ना करें, और बेटर रहेगा शॉर्ट्स जरूर कैरी करें। एक्चुअली चैलेंज यही रहता है कि ओवरनाइट शॉर्ट